जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, हम प्रमुख चैनल्स और जल डमरू मध्य के बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, या पाक स्टेट या पाक की खाड़ी किस किस राज्य के मध्य है। ऐसे जो प्रश्न बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर या इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे हमारे जो भी तट हैं उनके जो नाम हैं उनसे। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने एक मैप ड्रॉ करके रखा हुआ है। मान लीजिए कोरोमंडल तट है या गोलकुंडा तट है, तो इनसे जो प्रश्न बनते हैं, गोलकुंडा तट किस राज्य के तट को कहा जाता है, या इसके अलावा गोलकुंडा तट का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक का है। या इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है, गोलकुंडा तट निम्नलिखित में से किसका भाग है, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का। तो ऐसे बनने वाले दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनको आज हम इस लेक्चर में सम्मिलित करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसका प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो हम इसकी शुरुआत करते हैं अपने तटों के साथ। तो आप इसकी एक हेडिंग बना सकते हैं, भारत के प्रमुख तट या तटों के नाम। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अपने पहले के लेक्चरों में इसका अध्ययन किया हुआ है कि भारतीय तट रेखा पर अवस्थित राज्यों की संख्या 9 है। और भारत की तट रेखा जो है दोस्तों, ये 2 प्रकार से हमने पढ़ रखी थी। एक पढ़ी थी मुख्य भूमि की तट रेखा और एक पढ़ी थी द्वीपों सहित। तो मुख्य भूमि की जो तट रेखा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर हमने पाई थी, और उस 6100 किलोमीटर की लंबाई को हमने इसकी अवस्थिति के आधार पर, इसकी प्रकृति के आधार पर, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसकी प्रकृति है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय प्रकृति के चलते दोस्तों इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। एक पोर्शन है हमारा पूर्वी घाट और एक पोर्शन है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का नॉलेज हमें बखूबी है, हमने इसके पहले भी इसका अध्ययन किया हुआ है, क्योंकि हमने जब वहाँ पर चर्चा की थी कि पूर्वी घाट पर अवस्थित राज्यों की संख्या, पश्चिमी घाट पर अवस्थित राज्यों की संख्या, या पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है, पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है। तो ये सब चर्चा हम पहले ही करते हुए आए हैं यहाँ तक, है ना। और यदि आपने नहीं देखा हुआ उन लेक्चरों को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोस्तों, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियो को पहले कवर करें और फिर उनके बाद ही आप यहाँ तक पहुँचें, क्योंकि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में ही चलती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर, और वो ये है कि भाई किस तट को किस नाम से पुकारा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुजरात से लेकर के जब हम चलते हैं तो हमारा लगभग केरल या कन्याकुमारी तक हम पाते हैं कि पश्चिमी घाट है, और फिर कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का एरिया दोस्तों पूर्वी घाट के नाम से जाना जा रहा है। तो हम इसकी शुरुआत पश्चिमी घाट से करते हैं। पश्चिमी घाट पर जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले पाते हैं गुजरात। अब आपकी ये जिम्मेदारी है, और मैंने पहले ही कहा हुआ था कि आप एटलस जरूर अपने पास में रखें। अब मान लीजिए आपके पास में एटलस है तो आप गुजरात ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप गुजरात ओपन करते हैं आप पाते हैं कि आप इसे और भी सूक्ष्मतम स्तर पर देख पा रहे हैं, अपने बिल्कुल करीब से देख पा रहे हैं। गुजरात में आप एटलस में देखेंगे, आपको देखने मिलेगा कि 2 प्रकार से एटलस में पेज ओपन होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक वाला और एक होता है राजनीतिक वाला। राजनीतिक वाले में दोस्तों आप देखेंगे कि जिलों के नाम देखने मिलते हैं या प्रशासनिक इकाइयों के नाम देखने मिलते हैं। मतलब हो सकता है वहाँ पे कोई इसका एक जिला लिखा हुआ हो, जैसे कच्छ हो, भुज हो, या इसके अलावा और भी हो। और दूसरा प्राकृतिक वाले में आपको उनके पहाड़ी, पर्वत, नदियाँ इत्यादि के नाम देखने मिलते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तट। तो तट को आपको सबसे पहले तो देखना है प्राकृतिक वाले में। अब प्राकृतिक वाले में आपने देखा कि एक है कच्छ की खाड़ी और एक है खंबात की खाड़ी। तो इसे ही हमें समझना है। जब आप देखते हैं कि आपका एक जो शुरुआत का पोर्शन है, जहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, वहाँ से आप देखेंगे जैसे ही आप अंदर की ओर लेकर के गए तो दोस्तों ये जो जल का क्षेत्र है ये कहलाता है आपका कच्छ की खाड़ी। तो आपको एटलस में कच्छ की खाड़ी मिल रही होगी, और जस्ट उसके नीचे जो अंदर की ओर घुसा हुआ पोर्शन है वो आपका कहलाता है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि जब आप एक ऐसे अंदर जाते हो फिर से जाते हैं तो ये वाला एरिया आपका कच्छ की खाड़ी है, और एक और जो है वो आपका क्या है, खंबात की खाड़ी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे हुए हैं। देखिए हम आगे चर्चा करते हैं, और उसके पहले इनका जो नाम है वो खंबात क्यों पड़ा। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट प्रशासनिक वाले मैप में भी देखिए तो खंबात लिखा हुआ है। खंबात वहाँ पर दोस्तों उनकी एक प्रशासनिक इकाई है, एक कस्बा की तरह है, और उसी के चलते इसका नाम खंबात है। ये खंबात की खाड़ी है। जबकि कच्छ एक जिला है, और उस जिले के चलते, तटवर्ती होने के चलते, उस क्षेत्र का जो जलमग्न क्षेत्र है उसका नाम कच्छ की खाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं दोस्तों। तो कच्छ की खाड़ी, अब ये जो आप रेड पोर्शन देख पा रहे हैं, मतलब खाड़ी तो अंदर है, और जो ये उसका तट है दोस्तों वो कहलाता है कच्छ तट। तो एक पॉइंट आपका क्लियर होता है। एक तट का नाम आपको कि गुजरात
या पश्चिमी जो तट है उसकी जब शुरुआत होती है गुजरात के पोर्शन से, कच्छ वाले एरिया से, तो वहाँ पर कच्छ तट का विस्तार है। और कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट लिखा हुआ है आपके एटलस में भी, आप एटलस में भी देख सकते हैं, जहाँ पर पोरबंदर तट लिखा हुआ है दोस्तों, पोरबंदर। और पोरबंदर हम सभी अच्छे से जानते हैं, पोरबंदर वह स्थल जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पोरबंदर तट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें देखने मिलता है गोहलेश्वर तट। तो हम पाते हैं कि भाई ये जो आपका एरिया है कच्छ की खाड़ी के दक्षिण वाला जो एरिया है गुजरात का, ये एरिया आपका आप पाएंगे काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यही एरिया आपका दोस्तों सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, सौराष्ट्र तट। अच्छा, सौराष्ट्र आप देखेंगे रणजी ट्रॉफी जो होती है उसमें एक टीम खेलती है गुजरात और एक टीम खेलती है सौराष्ट्र, यानी कि गुजरात से 2 टीमें खेलती हैं। ऐसा सिर्फ गुजरात के साथ में नहीं, और भी जगह से हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप पाएंगे महाराष्ट्र खेलती है, साथ में विदर्भ भी खेलती है, महाराष्ट्र में ही है विदर्भ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों, सारी चर्चाएं होती चली जाएंगी, तो आप उसे नोट जरूर करते चले जाइए। तो सौराष्ट्र आपका क्लियर हुआ, तो हम इसे सौराष्ट्र तट भी कह सकते हैं, हम इसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे 2 और तटों के नाम से जानते हैं। एक आपका आगे वाले सिरे में हो गया दोस्तों पोरबंदर तट, और जबकि आप जब आगे बढ़ते हैं तो इस ओर आपको मिलेगा गोहलेश्वर तट, गोहलेश्वर तट। तो इन्हें सब आप नोट करते चले जाइए, सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिर ये खंबात की खाड़ी है। और अब जब आप गुजरात को छोड़ करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो उसके पहले आप अब अपने एटलस में सबसे पहले वाले पेज पर आ जाइए, जहां पर आपको ये भारत देखने मिल रहे हैं। देखिए एटलस जरूर रखें भाई, है ना। हम आपको पहले ही बता दें कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा जो तरीका है वो बस इतना है कि भाई आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएं। अरे भाई, जब तक दिमाग में ही चीज़ें नहीं रहेंगी, हमारे सामने मैप ही नहीं रहेगा। देखो, पढ़ना है तो तरीके से पढ़ो वरना मत पढ़ो, ये हमारा शुरू से ही सिद्धांत रहा है। मैंने अपनी जितने भी ऑफलाइन क्लासेस अब तक ली हैं या जो लेता हूँ या जो भविष्य में भी लूँगा, तो एक ही सिद्धांत है हमारा कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो शिद्दत के साथ पढ़ो वरना मत पढ़ो। कोई मतलब नहीं है माँ बाप का पैसा बर्बाद करने में। चले खैर, ये तो हुई ज्ञान की बात। अब आते हैं काम की बात पे। तो आप एटलस जरूर रखें। अब जब आप फिर से आएंगे अपने भारत वाले में, गुजरात को छोड़ करके, देखिए जहाँ का मुद्दा है वहाँ पहुँच जाएं, पेज हमें बिल्कुल रटे रहने चाहिए, है ना। तो अब हम जब सबसे फ्रंट वाले में आते हैं तो हम पाते हैं कि भाई काठियावाड़ के बाद अब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलती है कि खंबात की खाड़ी में 2 नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, एक माँ नर्मदा और एक ताप्ती। नर्मदा भड़ौच के निकट बनाती है जबकि ताप्ती सूरत के निकट। तो ताप्ती का मुहाना जो है सूरत, और उसके बाद का सूरत से लेकर के दोस्तों आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपका पूरा महाराष्ट्र वाले एरिया में आप इसमें देख पा रहे होंगे आपका कोंकण तट का विस्तार है। और कहाँ तक है ये विस्तार? तो ये है गोवा तक का, यानी कि कोंकण तट आपका फैला हुआ है कहाँ से लेके कहाँ तक का दोस्तों। तो इसे आप नोट कीजिए, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है ये कोंकण तट। कोंकण तट का विस्तार है सूरत वाले एरिया से, यानी ताप्ती नदी के मुहाने के दक्षिण से लेकर के पश्चिमी तट में ये आपका फैला हुआ पूरा महाराष्ट्र कवर कर लेगा और ये चला जाएगा गोवा तक, गोवा तक। तो ये हो गया आपका कौन सा तट दोस्तों? कोंकण तट। आप इसे नोट कर लीजिएगा। कोंकण तट में हमने 3 स्टेट पाए, पहला तो आपका गुजरात पे भी है, दूसरा MH यानी महाराष्ट्र पर भी, और तीसरा गोवा पर भी है। तो ये आपका स्टेट लिखना इसलिए जरूरी है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोंकण तट का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, या किस राज्य का तट कोंकण तट नहीं कहलाता है। तो 3 राज्य, और मुख्य तौर पर यदि हम बात करें दोस्तों कोंकण तट, तो वो आपका चला जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि संपूर्ण महाराष्ट्र की जो सीमा है वो कोंकण तट पर ही है। जो महाराष्ट्र का जो तटवर्ती एरिया है वो कोंकण तट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये आपके यहाँ पर क्लियर होता है कॉन्सेप्ट कि भाई सबसे पहले जब हमने पढ़ना चालू किया तो कच्छ, फिर उसके बाद हमने पढ़ना चालू किया, जब आगे बढ़े तो हमने पाया कि ये आपका कहलाता है एरिया काठियावाड़ तट, उसके बाद सौराष्ट्र भी इसे कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पोरबंदर या गोहलेश्वर तट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सूरत तापी नदी के मुहाने से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो गोवा तक आपका कहलाता है कोंकण तट। और फिर गोवा से लेकर के दोस्तों कर्नाटक के मैंगलोर तक, कर्नाटक के मैंगलोर या मंगलुरु तक, आपके मंगलुरु लिखा होगा मैप में, आप इसमें देख भी पा रहे होंगे, ये एरिया आपका कहलाता है केनरा तट या काकेनारा तट या कन्नड़ तट। केनरा, काकेनारा या कन्नड़ नहीं लिखा हुआ तो आप अपने हाथ से एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो अब आपका मैंगलुरु आप पहुंच गए। मैंगलुरु यानी कि आपका कर्नाटक, कर्नाटक के मैंगलुरु से लेकर के केरल तक का जो एरिया है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य तौर पर प्रश्न बनता है कि मालाबार तट का विस्तार किस राज्य के तट पर है? तो ये आपका केरल।
केरल के मालाबार तट का जिक्र दोस्तों इतिहास में भी आपको मिलेगा। ऐतिहासिक जब आप युद्ध पढ़ते हैं, लड़ाइयाँ पढ़ते हैं या ब्रिटिशर्स का आगमन पढ़ते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसका जिक्र देखने मिलेगा। बहरहाल हम तो अपने मुद्दे पर आते हैं कि भाई केरल का तट मालाबार के नाम से जाना जाता है। केरल के अलावा कर्नाटक के मंगलुरु से इसका विस्तार प्रारंभ हो जाता है और कहाँ तक है तो ये आपका लास्ट पॉइंट तक है। नेक्स्ट, मंगलुरु से लेकर के गोवा तक का एरिया आपका कन्नड़ या केनरा या काकीनाडा तट कहलाता है। मंगलुरु के गोवा के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, गोवा से ऊपर तापी नदी के मुहाने तक का एरिया आपका कोंकण तट कहलाता है और उसके ऊपर का एरिया आपका क्लियर है। तो ये तो बात हुई पश्चिमी तट की। आपका पश्चिमी तट A to Z क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हम आते हैं पूर्वी तट की ओर। पूर्वी तट की जब हम बात करें तो इसी पॉइंट से जब हम उठाते हैं, कन्याकुमारी वाले पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे, तो वैसे तो इसका जो मुख्य है दोस्तों वो आपका कहाँ तक है तो ये कहलाता है कृष्णा नदी के मुहाने तक। क्योंकि कृष्णा और गोदावरी का मुहाना, आप मैप में देखिए गौर से, कृष्णा और गोदावरी का मुहाना लिखा होगा। और मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने मुहाना कहा या किसी नदी का नाम लिया या किसी तट का नाम लिया तो मतलब हमें कहाँ देखना है, प्राकृतिक वाले में। तो आप देखेंगे प्राकृतिक में आपको पूर्वी घाट पे कृष्णा और गोदावरी का मुहाना लिखा हुआ मिल जाएगा और उसके बीच का जो एरिया है वो कहलाता है आपका गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर उस नदी, कृष्णा नदी के मुहाने के दक्षिण से पूरा आपका कन्याकुमारी तट का तट दोस्तों कहलाता है कोरोमंडल तट। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो गया। कोरोमंडल की अवस्थिति क्लियर है। मुख्य तौर पर कोरोमंडल तमिलनाडु, केरल का मालाबार, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे ही आप गोदावरी से आगे बढ़ते हैं तो गोदावरी तो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा का डेल्टा भी आंध्र प्रदेश में है। तो कृष्णा और गोदावरी का आंध्र प्रदेश वाला तट, यानी कि हम कह सकते हैं कि गोलकुंडा तट का विस्तार मुख्यतः आंध्र प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जैसे ही आप गोदावरी से आगे बढ़ते हैं, यानी आंध्र प्रदेश के एरिया से ही गोदावरी के मुहाने वाले एरिया से आप आगे बढ़ते हैं तो आपका ओडिशा में महानदी के मुहाने तक के बीच का जो तट है वो कहलाता है उत्तरी सिरकार तट या उत्तरी सिरकार तट। इसे सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके मैप में है दोस्तों। आगे जब हम बढ़ते हैं, महानदी के मुहाने से जैसे ही थोड़ा और आगे जाएंगे तो ओडिशा का तट मुख्य तौर पर वहां पर कहलाता है उत्कल तट। और उत्कल तट के आगे जब आप बढ़ते हैं उड़ीसा के आगे तो आपका मिलता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का तट कहलाता है दोस्तों वेंगा तट। तो यहाँ पर आपका तट क्लियर होते हैं। अभी हमने दोस्तों तटों के बारे में पढ़ा और अब हम आगे अध्ययन करेंगे अपने चैनल और जल डमरूमध्य और खाड़ियों के बारे में। पर उसके पहले तटों को छोड़ते हुए हम एक बार सरसरी तौर पर इसका रिवीजन जरूर कर लें। तो हमने सबसे पहले जब देखना स्टार्ट किया दोस्तों तो हमने पाया कि हमने अपने तट को दो भागों में डिवाइड किया, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की हमने जब चर्चा करी तो हमने पाया सबसे पहले गुजरात हमने पाया, और गुजरात में मुख्य तौर पर हमने पाया कि भाई एक पोर्शन है जहां कच्छ की खाड़ी के उत्तर का भाग है वो तट कहलाएगा कच्छ का तट। जैसे ही हम नीचे की ओर उतरे दोस्तों तो ये जो आपकी आकृति है ये आपका कहलाया काठियावाड़ तट, या इसे हम सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। इसी काठियावाड़ तट के एक पॉइंट पर पोरबंदर है और वहां पर है पोरबंदर तट। जबकि जब हम नीचे की ओर उतरते हैं तो हम पाते हैं कि हमें एक और तट मिलता है और उस तट का नाम है घोलेश्वर तट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब हम आगे बढ़े तो हमने पाया खंबात की खाड़ी में दो नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, क्रमशः नर्मदा नदी और उसके दक्षिण में ताप्ती नदी। नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है भड़ोच के निकट, जबकि ताप्ती नदी सूरत के निकट। तो ताप्ती नदी यानी कि सूरत के दक्षिण से, यानी कि गुजरात के सूरत से लेकर के दादर नागर हवेली दमन दीव से पूरा आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र और गोवा तक का जो एरिया है वो कोंकण तट कहलाया, और उसके आगे का तट दोस्तों गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तट हमें देखने मिला हमारे केनरा या काकीनाडा या कन्नड़ तट के नाम से। आगे जब हम बढ़ते हैं मंगलुरु से, यानी कि कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर के केरल वाला जो एरिया है दोस्तों ये हमारा कहलाता है मुख्य तौर पर मालाबार तट। तो मालाबार तट मुख्यतः केरल। फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें तमिलनाडु वाले पोर्शन से देखने मिला कोरोमंडल, जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के मुहाने तक है। फिर कृष्णा और गोदावरी का मुहाना यानी कि मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश का जो तट है वो गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है, और गोदावरी के ऊपर का एरिया आपका महानदी तक का वो कहलाता है उत्तरी सिरकार तट। और फिर ओडिशा का महानदी के ऊपर वाला जितना आपका एरिया बसता है वो वाला तट कहलाता है उत्कल तट, और आपका पश्चिम बंगाल का तट मुख्य तौर पर कहलाता है वेंगा तट। तो यहां पर आपका तट भी क्लियर होते हैं। और अब इनसे जुड़े हुए दो प्रमुख क्वेश्चन, पहला सबसे ज्यादा विस्तार किस तट का है और दूसरा सबसे कम विस्तार किस तट का है। तो इनके आंसर आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सर्वाधिक जो विस्तार है वो कोंकण तट का है और सबसे कम विस्तार केंद्रा तट का है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये बात थी पश्चिमी एरिया की, और यदि ओवरऑल भी हम बात करें तो सर्वाधिक विस्तार आपका कोंकण तट का ही है। फिर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की, तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार है कोरोमंडल तट का और सबसे कम विस्तार है गोलकुंडा तट का। तो ये भी आपके एक प्रश्न के रूप में आपको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने जल डमरूमध्य और खाड़ियों की ओर। जब की जाए चैनल की, जल डमरूमध्य की या खाड़ी की, तो उसके पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये खाड़ी क्या होती हैं, चैनल क्या है, जल डमरूमध्य क्या है।
टेक्निकली दोस्तों इन्हें कहा क्या जाता है, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। देखिए फैक्चुअल डाटा तो आपके सामने आ ही जाएगा, पर उसके पीछे का कारण क्या है उसे भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि खाड़ी क्या होती है, तो आपके सामने है कि खाड़ी समुद्र का वह भाग है जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी है कैसी, समुद्र का वह भाग, ठीक है, समुद्र का वह भाग जो 3 ओर से आपके स्थल से घिरा हुआ है। तो वही आपकी परिभाषा है कि समुद्र का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी के विषय में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, खाड़ी को अरबी भाषा में दोस्तों खलीज कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में हम देखें तो खाड़ी के लिए 2 शब्द हैं। हिंदी में खाड़ी के लिए सिर्फ खाड़ी है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे वो खम्बात की खाड़ी हो, चाहे वह कच्छ की खाड़ी हो, या चाहे वह पाक की खाड़ी हो। छोटी खाड़ी के लिए भी खाड़ी ही कह रहे हैं, बड़ी खाड़ी के लिए भी खाड़ी ही कह रहे हैं। पर इंग्लिश में आप पाएंगे कि खाड़ी के लिए 2 शब्द हैं, एक बे है, एक गल्फ है। हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, जबकि गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बात। तो इसके पीछे का कारण क्या है आप इसे भी समझ लीजिएगा। तो जो खाड़ियाँ चौड़ी होती हैं उनके लिए इंग्लिश में बे शब्द यूज़ किया जाता है, जबकि जो पतली खाड़ी होती हैं, सकरी खाड़ी होती हैं, उनके लिए गल्फ यूज़ किया जाता है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल होगा, ना कि गल्फ ऑफ बंगाल। जबकि जब बात खम्बात के लिए की जाएगी तो वहाँ पर गल्फ ऑफ खम्बात या गल्फ ऑफ कच्छ होगा, ना कि बे ऑफ कच्छ या बे ऑफ खम्बात। तो उम्मीद है आपके ये खाड़ी को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और आप इसमें देख भी पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खम्बात को भी यदि आप देखते हैं तो आपका एक जल का क्षेत्र है, अरब सागर के जल का ही अंश खम्बात की खाड़ी के रूप में या कच्छ की खाड़ी के रूप में अंदर की ओर घुसा हुआ है, ठीक है। अब जब वो अंदर की ओर फैला हुआ है, विस्तृत है, तो आप पाएंगे कि 3 ओर से स्थल का भाग है आपका। आप पश्चिम में भी पा रहे हैं, पूर्व में भी पा रहे हैं, उत्तर में भी पा रहे हैं, जबकि सिर्फ दक्षिण बस में ये अरब सागर का टच कर रहा है। तो उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं खाड़ी के अलावा, अब बात होगी जलडमरू मध्य की, स्ट्रेट की, या आपके जल संधि की, या जल संयोजी की। तो जल संयोजी करके या संयोगी करके भी प्रश्न बनते हैं। तो आपके ये चारों पॉइंट यहाँ पर क्लियर होते हैं। इंग्लिश में इसके लिए स्ट्रेट यूज़ किया जाता है, यही जलडमरू मध्य है, यही आपकी जल संधि है। अब जलडमरू मध्य, स्ट्रेट या जल संधि होती क्या है, अच्छा पहले इसके आप ये समझ लीजिए कि है क्या है दरअसल में ये। तो जैसे आपने चैनल में देखा कि 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, 9 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही खाड़ी में आपका क्लियरिटी है। अब ऐसे ही आपके जल संधि को लेकर के भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जल संधि, जैसे पाक की जल संधि किस किस के मध्य है, या पाक स्टेट किस किस के मध्य है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोको जलमार्ग, तो आपका इससे लेकर के दोस्तों जो भी आपके फैक्चुअल आंकड़े हैं वो सामने आने ही हैं। कॉन्सेप्ट पर आप जोर डालिए। जल के ऐसे तंग मार्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर तंग मार्ग, ठीक है। जल के ऐसे तंग मार्ग जो 2 बड़े जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं वो जलडमरू मध्य या जल संधि कहलाते हैं। जल के ऐसे तंग मार्ग, अब देखिए तंग मार्ग मतलब क्या, नैरो पासेस, ठीक है, नैरो सक्रिय क्षेत्र। तो आपके वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके जलडमरू मध्य या स्टेट। अब आप थोड़ा सा गौर यदि कीजिए तो आप पाएंगे कि पाक स्टेट आपका है कहाँ पर, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। आप एटलस में तमिलनाडु ओपन कीजिए और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे तो आपको पाक स्टेट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वास्तव में यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सकरा क्षेत्र है। सकरा इसलिए क्योंकि एक और आप देखेंगे आपका रामेश्वरम लिखा हुआ है, जहाँ पर पंबन द्वीप है, धनुषकोडी आगे है, और वहाँ से राम सेतु का प्रारंभ हो जाता है। राम सेतु इन द सेंस कि आपका एडम्स ब्रिज, और वहाँ से लेकर के श्रीलंका के तलैया मन्नार वाले क्षेत्र के बीच का जो एरिया है बहुत ही कम एरिया है। आप देखिए कि वहाँ हो क्या रहा है कि 2 बड़े क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है वह छोटा सा एरिया, वह छोटा सा सकरा सा आपका क्षेत्र, ठीक है, सकरा सा जल का क्षेत्र। तो एक और है क्या, एक और है मन्नार की खाड़ी और दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर पाक की खाड़ी, और उन दोनों को जोड़ने का काम करता है पाक स्टेट। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक और हिंद महासागर है और एक और बंगाल की खाड़ी है, इनको जोड़ रहा है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अरब सागर के जल को और बंगाल की खाड़ी के जल को आपस में वहां से कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारे आपके जो प्रश्न हैं ये आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि तंग मार्ग यानी कि जल का ऐसा रास्ता छोटा सा जो 2 बड़े बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ता है, छोटा रास्ता, सकरा रास्ता, नैरो पासेस या तंग मार्ग, वो आपके कहलाते हैं स्ट्रेट, जल संधि या जलडमरू मध्य। इसके इतर जब हम बात करें चैनल की कि आखिर चैनल क्या होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसी डेफिनेशन में, इसी परिभाषा में इस तंग मार्ग की जगह पर समझना है कि जो चौड़े मार्ग होंगे, जो खुला सा क्षेत्र होगा, वो आपके चैनल कहलाते हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि आपका 2 जलाशयों को, 2 क्षेत्रों को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला ही आपका एक एरिया, जल का भाग जब चौड़ा हो, जब अत्यधिक आपका चौड़ाई लिए हुए हो, फैला हो, ओपन हो, तो वो आपके चैनल कहलाते हैं।
उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। और अब हम आते हैं अपने फैक्चुअल आंकड़ों की ओर, जहां से हमारे प्रतियोगी परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। आगे यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि जो भी जल डमरू मध्य या चैनल है वो किसी न किसी हमारे आपके जलाशय के बीच में ही है ना, दो बड़े जलाशय वाले क्षेत्र। अब इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा हम ये भी देखें कि भाई हमारा जो जलीय क्षेत्र है, जलीय सीमा है, इस पर ये अवस्थित तो है, पर पड़ोसी एरिया को भी हम देख लेते हैं। तो हमारे सबसे निकटतम जो जल क्षेत्र पर है वह है श्रीलंका, अर्थात हमारा जलीय पड़ोसी निकटतम जो देश है दोस्तों वो है श्रीलंका। श्रीलंका के अलावा यदि हम बात करें तो इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया के अलावा यदि हम बात करें तो मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, आप पाकिस्तान भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो चलिए ठीक है, अब हम अपने इंपॉर्टेंट बिंदुओं की ओर चलते हैं। उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं अपने जलीय पड़ोसी देशों की। तो हमारा सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका के अलावा हम देख पा रहे हैं कि हमारा इंडोनेशिया दूसरा सबसे निकटतम है। इसके अलावा मालदीव है। मालदीव के अलावा दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तो है ही। तो ये सारे, थाईलैंड भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। खैर, हम अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो आप उन सारे बिंदुओं को नोट करते चले जाइएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कि आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका वाला एरिया। तो आप अपने एटलस में ओपन कर लीजिए तमिलनाडु और श्रीलंका। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। पहला तो आपको मिलने वाला है दोस्तों पाक की खाड़ी या पाक स्टेट लिखा मिल जाएगा आपको एक। सेकेंड पॉइंट पाक खाड़ी करके पूछ लिया जाए। और थर्ड आप वहीं पर देखेंगे मन्नार की खाड़ी, ये भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मन्नार की खाड़ी। आप देखेंगे ये तीनों जो हैं आपके, ये तमिलनाडु TN प्लस श्रीलंका इसके मध्य अवस्थित है। इसके मध्य हैं दोस्तों ये तीनों। इसे हम समझते हैं अच्छे से मैप में। तो आप पाएंगे कि तमिलनाडु में जो आपका पंबन चैनल जहां पर लिखा हुआ होगा वहां पर रामेश्वरम है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में। मतलब जो छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला नजर आ रही है आपके एटलस में। आप देखेंगे एकदम बिल्कुल पॉइंट छोटे छोटे, जहां पर धनुषकोडी लिखा हुआ है, रामेश्वरम लिखा हुआ है, इसी एरिया में आप देखेंगे। तो वास्तव में ये जब आप और आगे बढ़ते हैं रामेश्वरम में तो आपको एक पॉइंट मिलता है, वही आपका पंबन द्वीप है, या हम कह सकते हैं कि ये पंबन द्वीप। उदाहरण के लिए दोस्तों आप इसे कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि यहाँ से जब आपकी सीरीज स्टार्ट होती है जहाँ पर आपका रामेश्वरम लिखा हुआ है, तो एक तो पॉइंट हो गया आपका कि रामेश्वरम पूछा जा सकता है क्योंकि भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है रामेश्वरम। यही रामेश्वरम दोस्तों पंबन द्वीप के नाम से है ना, आपका यहीं पर पंबन द्वीप है एक पॉइंट। और उसी पंबन द्वीप से जब आप आगे बढ़ते हैं इन्हीं द्वीपों से लेते हुए, तो ये आपका पूरा जो एरिया है जो कनेक्ट कर रहा है श्रीलंका तक का, ये कहलाता है राम सेतु। हालांकि राम सेतु पूरा कनेक्टेड नहीं है, इसे ही हम राम सेतु कहते हैं और इसे ही हम आदम का पुल कहते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, राम सेतु ही क्या कहलाता है, आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं। चूने का पुल के नाम से जाना जाता है, एडम्स ब्रिज के नाम से। तो ये किस किस के बीच में है, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि यह श्रीलंका और भारत के बीच में है। या भारत के किस राज्य के, तो भारत के तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी अगर आपको डायरेक्शन के साथ में पूछ ले, अब देखिए ये डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन कैसे दे रहा है। मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है, दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो आपको उस हिसाब से अपने डायरेक्शन का सेंस रखना है। आपने पाया कि ये पूर्व का एरिया है और ये दक्षिण का एरिया है, यानी कि दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो आप पाएंगे इस एडम्स ब्रिज के, यानी कि पंबन द्वीप पर अवस्थित इस रामेश्वरम, और इस रामेश्वरम से जो राम सेतु है तो या एडम्स ब्रिज है, आदम का पुल है, इसके उत्तर में आप पाएंगे कि पाक की खाड़ी है। इस एरिया में पाक की खाड़ी आप अपने एटलस में देख सकते हैं, पाक की खाड़ी लिखा हुआ है, जबकि उसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। तो ये हो गया आपका ऊपर का एरिया दोस्तों, पाक की खाड़ी, जिसकी अभी हमने चर्चा भी की है कि खाड़ी क्या होती है ना। तो पाक की खाड़ी आप नोट कर लीजिए, और नीचे की ओर का जो एरिया है ये कहलाता है आपका मन्नार की खाड़ी। अब आप बीचों बीच में देखेंगे तो ये जो आपका खुला एरिया है राम सेतु का, वो जो पोर्शन जहां से आपका दो बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने का काम हो रहा है, और अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी कि स्टेट क्या कहलाएगा, स्टेट वो एरिया कहलाएगा जो दो बड़े जलाशयों को कनेक्ट करता है। तो वो आपका एरिया हो गया पाक स्टेट, यहाँ बीचों बीच में जो है पाक स्टेट। देखिए इसे अच्छे से नोट कीजिए। मैं आपको बता दूं मेरे स्वयं के 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न गलत हुए हैं, जब हमें जानकारी नहीं थी। तो हम जैसे देखे, अच्छा देखिए अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है तो सामान्यतः जब वो प्रश्न सुनता है कि पाक स्टेट किस किस के मध्य है या पाक की खाड़ी किसके बीच में, तो वो आंसर भारत पाकिस्तान लगा देगा अगर ऑप्शन में भारत पाकिस्तान है, क्योंकि उसका प्रथम दृष्टया तो यही विचार जाएगा कि भाई खाड़ी लिखा हुआ और पाक की, तो पाक के बीच में होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका कि ये सभी चीजें जितनी बोर्ड में लिखी हुई हैं दोस्तों, इनमें से कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी, इसका आंसर जाएगा कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे, मान लीजिए तमिलनाडु न देकर के भारत दे दे तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, और तमिलनाडु न देकर के आपका दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु दे दे तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु
और आपके श्रीलंका के बीच में। ये सब आप नोट कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुछ भी आपसे पूछे पंबन द्वीप, क्लियर है आपका। अच्छा, अगली बात, राम सेतु दोस्तों जो प्रारंभ हुआ है, ये एडम्स ब्रिज है, ये कहां से लेके कहां तक है? तो आपने भारत के, आपने देखा पंबन द्वीप, रामेश्वरम, पंबन द्वीप, तो पंबन द्वीप से लेकर के ये है श्रीलंका के, आप पॉइंट में आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा श्रीलंका जो है इसके एक एरिया में मन्नार लिखा होगा, इसे आप लिख लीजिए तलैया मन्नार, यहाँ पर एक द्वीप है तलैया मन्नार, वहां तक दोस्तों इसका विस्तार है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे पाक की खाड़ी कहां पर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पाक स्टेट क्लियर है, मन्नार की खाड़ी आपका क्लियर है, रामेश्वरम, धनुषकोडी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर एडम्स ब्रिज कहां पर है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। आपसे क्रम को लेकर के यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो भी आपका क्लियर होगा कि भाई इसका सीक्वेंस क्या है। तो आपके इस राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी है, फिर पाक की खाड़ी के बाद आपका पाक स्टेट मिलेगा, पाक स्टेट या राम सेतु है ना, राम सेतु वाला एरिया, उसके आप और दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मन्नार की खाड़ी, यानी कि उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है किसके, राम सेतु के। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट और साथ में एक सीक्वेंस भी आपका ये क्लियर होता है। तो दोस्तों अब हमारे 3 क्लियर हो चुके हैं, पाक स्टेट, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब हम चलते हैं और आगे, पर आगे जाने के पहले आप अपने एटलस में कुछ बिंदुओं को नोट करते चले जाइए। इसलिए मैंने कहा था एटलस आप ओपन रखें, हमारी पढ़ाई तो भाई ऐसी ही होगी है ना, एटलस बहुत जरूरी है। एटलस में आप देखेंगे आपका एक पॉइंट लिखा हुआ है तुथुकुडी। तुथुकुडी कहाँ पर है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी के आप पश्चिम में जाएंगे तो आपका तमिलनाडु की सीमा पर तुथुकुडी एक नाव बनी होगी, तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है। नाव किसका प्रतीक है वहाँ पर, देखिए जैसे नीला भाग आपका जल का प्रतीक है, ऐसे ही नाव आपके बंदरगाह का प्रतीक है। तो तूतीकोरिन या तुतुकोडी जो लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आप पाएंगे वहाँ आपका हेयर द्वीप है, हेयर द्वीप जो कि एक प्रवाल द्वीप है। इसकी चर्चा हम अपने द्वीपों में करेंगे, पर आप चाहें तो वहाँ नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं पाक जल संधि के उत्तर में आपका वेदार नियम लिखा हुआ है, जिसे पॉइंट कालीमरे भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है पॉइंट कालीमरे कहाँ पर है, तमिलनाडु की सीमा पर है। प्रश्न पूछा जाता है हेयर द्वीप कहाँ पर है, तमिलनाडु या मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। तो हमारे 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं चौथे की ओर। चौथा जो हमारा बिंदु होगा यहाँ पर दोस्तों वो है चैनल्स। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल को हम अपने क्लियर करते हैं। तो आप एटलस में ही सबसे पहले वाले पेज में आइए और 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री आपका क्लियर हो जाएगा। आप राजनीतिक में आइएगा, आपका सबसे नीचे लिखा हुआ दोस्तों 8 डिग्री। एटलस में आपके 8 डिग्री आप देख पा रहे होंगे, 8 डिग्री। अच्छा, ये जो डिग्रियां हैं इनको भी मैं आपको पहले ही बता दूं, भारत में जो चैनल हैं इनके साथ में और डिग्रियों के साथ में सबसे बढ़िया तालमेल ये बैठा है। देखिए 8 डिग्री पूरे में है, 0 डिग्री पूरे ग्लोब में। हमने पहले लेक्चर में इसकी चर्चा की है कि आपका 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा वो पूरे में है, 1 डिग्री पूरे में है, 2 डिग्री पूरे ग्लोब में है, ऐसे ही 8 डिग्री पूरे में है। पर भारत में ऐसा संयोग बैठा है, ऐसा इत्तेफाक बैठा है कि जो हमारे चैनल्स हैं वो मुख्य तौर पर इन डिग्रियों का अनुसरण कर रहे हैं, इन्हीं के नाम पर आधारित है इनका नामकरण। जैसे खंबात की खाड़ी खंबात नामक कस्बा के कारण, ऐसे ही 8 डिग्री चैनल यहाँ पर इस 8 डिग्री के गुजरने के कारण, 9 डिग्री के गुजरने के कारण हुआ। तो इनसे जो प्रश्न बनते हैं हम उसे भी क्लियर कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो बात की जाए दोस्तों 8 डिग्री चैनल की, तो आप पाएंगे 8 डिग्री चैनल जो है हमारे दक्षिण में अरब सागर जो है, अरब सागर में लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय फैला हुआ है। उस मिनिकॉय के भी जैसे ही आप नीचे जाते हैं, आप देखिएगा लास्ट में आपका लिखा हुआ मिनिकॉय, मिनिकॉय के भी नीचे है दोस्तों मालदीव। मालदीव एक देश है, हमारा समुद्री पड़ोसी देश भी है। तो हमारे इस भारत के हम देखते हैं कि श्रीलंका यहाँ पर है, और जब आप और नीचे जाते हैं यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप फैला हुआ है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। इसके जब आप और नीचे जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपका मालदीव है। तो मालदीव आपका हो गया सबसे नीचे, आपने पाया मालदीव। मालदीव के ऊपर हो जाएगा आपका मिनिकॉय, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में लिखा होगा 8 डिग्री चैनल। वहाँ से 8 डिग्री अक्षांश भी गुजरती है। तो 8 डिग्री किस किस के बीच में दोस्तों, या 8 डिग्री किस किस को अलग करती है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है या उन्हें अलग करती है। तो आपका ये कि ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। नेक्स्ट हम बात करें 9 डिग्री की दोस्तों, तो 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के ऊपर है। आप देखेंगे मिनिकॉय से ऊपर 9 डिग्री लिखा होगा और उसके ऊपर है लक्षद्वीप, यानी कि 9 डिग्री आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, मिनिकॉय और लक्षद्वीप पास। आप इसे अच्छे से मेंशन कीजिए, मैप बनाते चले जाइए। आपका ये जो एरिया है ये कहलाएगा आपके 8 डिग्री अक्षांश। ये एरिया आपका हो गया दोस्तों 9 डिग्री अक्षांश। ऐसा नहीं कि 8 डिग्री 9 डिग्री आगे नहीं है, पर वो इतना अच्छा संयोग बैठा है कि हमें याद रखना भी आसान है और ये हमारे बीच में भी है। नेक्स्ट 10 डिग्री की हम बात करें दोस्तों, तो 10 डिग्री आपको मिलेगा इस एरिया में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका फैला हुआ है। आप इसमें एटलस में देख पाएंगे 10 डिग्री चैनल स्पष्ट लिखा होगा या 10 डिग्री की वो अक्षांश होगी। तो आप देखेंगे वो किस किस के बीच में, लिटिल अंडमान यानी कि
छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री है। तो देखिए ये तो बात हुई मैप में समझने की। अब हम इसे याद कैसे रखें, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसे देखते हैं याद रखने के तरीके। 8 डिग्री जो होता है दोस्तों, जब आप 8 लिखते हैं तो 8 डिग्री आपका एम के बीच में है। एम फॉर मालदीव और एम फॉर मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। तो देखिए 8 को जब आप बीचों बीच से काटते हैं और एम को जब आप बीचों बीच से काटते हैं तो आपको एक ही जैसी आकृति मिल रही है, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि भाई 8 को आपने बीच से काटा, एक जैसा मिला। या तो आप ऐसे काट दें या आप ऐसे काट दें 8 को, तो भी एक जैसे मिलेगा। तो आपके एक जैसे मिलने से आप याद रखेंगे कि ऐसे वर्ड जो एक जैसे होंगे। तो एक जैसे कौन है, एम, शुरुआत यहाँ से भी एम से है, यहाँ भी एम से है, मालदीव और मिनिकॉय। फिर 9 डिग्री को कैसे याद रखें, तो देखिए लक्ष्य जो है हमारा हमेशा दोस्तों, लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य हमारा कभी भी कम नहीं होना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यानी 10 नंबर का अगर हमारा टेस्ट है तो 10 में 10 ही हमारे आने चाहिए। हमें ये लक्ष्य रखना है, लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं रखना है। नहीं, तो नहीं को आप रखेंगे दोस्तों, नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नो, नहीं को कहते हैं नो। तो आपका लक्ष्य कभी भी क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, छोटा। छोटा मतलब आपका लक्ष्य कभी भी मिनी नहीं होना चाहिए, मिनी। तो मिनी से हो गया आपका मिनिकॉय, और लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य छोटा नहीं से हो जाएगा आपका दोस्तों 9 डिग्री। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 9 डिग्री किस किस के बीच में है, लक्ष्य और मिनी के बीच में। बात आती है 10 डिग्री को याद रखने की। तो 10 डिग्री को आप याद रख सकते हैं दोस्तों। 10 में आप देखेंगे आपको 0 मिल रहा है, 0 और किसी में नहीं मिल रहा है। तो 0 आपका, तो यहाँ आपको मिल रहा है अंड, छोटा अंडमान। तो इसे आप यदि अंडा कर दें दोस्तों, तो अंडा कैसा होता है, अंडा आपका कहीं ना कहीं ऐसे गोलाकार होता है, ठीक है। तो अंडमान, और कार लिखा हुआ है लास्ट में। कार में भी दोस्तों क्या होते हैं, पहिए होते हैं, और वो पहिए भी कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो ये आपका गोलाकार वाली आकृति आपको 10 डिग्री में मिलने वाली है। तो ये आपके तीनों यहाँ पर क्लियर होते हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो हमने 6 यहाँ पर कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दोस्तों कोको स्टेट। कोको स्टेट किस किस के बीच में है, तो कोको स्टेट है म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। आप एटलस में अपने फ्रंट पेज पे चले जाइए, आप वहाँ पर देखेंगे ये जो आपका एरिया है दोस्तों, जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह विस्तृत है, इस एरिया में आप पाएंगे आपको सबसे उत्तर में मिलेगा उत्तरी अंडमान। हमारा अंडमान निकोबार के जो प्रमुख द्वीप हैं, हालांकि इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं अपने सारे केंद्र शासित प्रदेशों की, पर आप यदि अभी फिलहाल हम समझें तो अंडमान के बहुत सारे द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 247 द्वीप हैं, छोटे बड़े। अब इनमें से कुछ प्रमुख हैं। एटलस में सभी चीज़ों को समझा पाना असंभव है, सारे के सारे द्वीप दिखा पाना असंभव है। वैसे तो हमारा भारत कितना बड़ा है दोस्तों, आपका वो मोहल्ला बड़ा होगा, आपका वो गांव बड़ा है, जिला बड़ा है, उसे हम यहाँ नहीं दर्शा सकते सारी चीज़ों को। तो सोचिए आप कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी कैसे ला सकते हैं इसमें। तो मोटे तौर पर जो होता है हम उसे इसमें प्रदर्शित कर पाते हैं, ये एक सामान्य सी बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर अंडमान निकोबार में आप पाएंगे सबसे ऊपर में है उत्तरी अंडमान, और उस उत्तरी अंडमान के ऊपर आपका लिखा मिलेगा दोस्तों आपको कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग आपका जो डैश है दोस्तों, यानी कि आपका एक एरिया लिखा होगा कोको द्वीप, जहां पर आपका लिखा हुआ है म्यांमार। तो कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, म्यांमार। यानी कि कोको द्वीप किसका है दोस्तों, म्यांमार का है, ठीक है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के भी उत्तर में आप देखेंगे तो एक द्वीप आपको मिलेगा लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। अब देखिए ये आपके ऑप्शन पर डिपेंडेंट है कि ऑप्शन कैसा आ रहा है। प्रश्न पूछा जाए कोको स्टेट किस किस के बीच में है, ऑप्शन पे है म्यांमार और भारत, तो आंसर म्यांमार और भारत। ऑप्शन पे है कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, तो आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन पे है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा है। तो उम्मीद है आपका ये कोको स्टेट क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि कोको स्टेट किस किस के बीच में है। और एक प्रश्न पूछा गया है कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, तो आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट डुंगन पास की हम बात करते हैं दोस्तों। डुंगन पास की जब बात की जाए, अच्छा कोको स्टेट को याद रखने का तरीका बहुत आसान है, इसके कोको शब्द ही इसमें सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा, और आप थोड़ा सा एटलस पे पकड़ बनाइए तो ये याद रखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है डुंकन पास किस किस के बीच में है दोस्तों, तो डुंकन पास है आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। आप एटलस में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है डुंकन पास। आपका डुंकन पास किस किस के बीच में है, तो आपका लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, आपका लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है डुंकन पास। तो डुंकन को यदि हम याद रखने के लिए ढक्कन कर दें कि किसी चीज़ को ढकना है ना, तो अब ये लघु है, लघु यानी कि छोटा है, तो आप इसे क्या कर दिया, आपने इससे इसको ढक दिया, ये आपका क्लियर होता है। फिर आते हैं ग्रैंड चैनल पर दोस्तों। ग्रैंड चैनल कहाँ है, तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। निकोबार मतलब कि आपका अंडमान निकोबार, आपका ये वाला एरिया, और इसके बाद में कौन आ जाता है, तो इसके बाद में आता है दोस्तों इंडोनेशिया। यानी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि सुमात्रा किसका एक द्वीप है, तो सुमात्रा इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया की सुमात्रा और भारत के अंडमान निकोबार के निकोबार के बीच में जो चैनल है दोस्तों वो है ग्रैंड चैनल। देखिए चैनल क्या होता है हमें पहले से पता है, ये तो सिर्फ नाम दिए गए हैं भाई। दो बड़ी जलराशियों को जोड़ने वाला जो
सकरा क्षेत्र होगा वो आपका कहलाएगा जलडमरू मध्य या स्ट्रेट, और जो एक चौड़ा क्षेत्र होगा वो कहलाएगा दोस्तों चैनल। इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है। खाड़ी क्या होती है? तो खाड़ी आपका जल का वह क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो वो आपका कहलाता है खाड़ी। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पहले क्लियर है। तो अब आपका जो ग्रैंड चैनल है वो किस किस के बीच में है दोस्तों? ये है आपके सुमात्रा जो कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है उसके, और साथ में निकोबार जो कि भारत का द्वीप है उसके मध्य अवस्थित है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ग्रैंड चैनल किसके किसके बीच है, इंडोनेशिया प्लस भारत या सुमात्रा प्लस निकोबार, या निकोबार का भी कोई पॉइंट दे सकता है। तो इस हिसाब से आप इसे याद रखिएगा। इसे ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है या ग्रेट चैनल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार के बीच में है। आप ये जो देख पा रहे हैं दोस्तों लक्षद्वीप सागर है, आप एटलस में देख पा रहे हैं लक्षद्वीप सागर लिखा हुआ है। तो ये लक्षद्वीप और केरल के मालाबार तट, जो कि हमने सबसे शुरू में पढ़ा कि केरल का तट मालाबार, तमिलनाडु का कोरोमंडल, तो केरल के मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं दोस्तों माहिम क्रीक, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट माहिम क्रीक। आप नोट कर लीजिएगा माहिम क्रीक दोस्तों दरअसल में एक पतली सी निवेशिका होती है, पानी का एक पतला सा क्षेत्र जो अंदर की ओर हो। ये कहाँ पर है? ये है मुंबई में है, ये मुंबई वाले एरिया में है, मुंबई के तटवर्ती में, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेतु समुद्रम परियोजना, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट। सेतु समुद्रम परियोजना के द्वारा दोस्तों क्या किया जा रहा है कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ा जा रहा है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के जल को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके ये सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के द्वीपों के बारे में। मुख्य तौर पर हमारी चर्चा होगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को लेकर के। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को एंड करते करते हम सरसरी तौर पर देखते हैं आज हमने जो चीज़ पढ़ी उसके बारे में। तो हमने सबसे पहले पढ़े अपने तटों को। तटों में हमने देखा कि हमारा तट है कच्छ तट, काठियावाड़ तट। इसके बाद हमने देखा यहीं पर हमें पोरबंदर देखने मिला, घोलेश्वर देखने मिला। नेक्स्ट जब हम नीचे की ओर आए तो हमें महाराष्ट्र का एरिया टच करते हुए गोवा तक में कोंकण तट मिला। गोवा से लेकर मैंगलुरु के बीच में केंद्रा या कन्नड़ तट, मैंगलुरु से लेकर के केरल के बीच में मालाबार तट, फिर तमिलनाडु का आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल के ऊपर जब हम गए तो कृष्णा और आपके गोदावरी के मध्य का एरिया कहलाया गोलकुंडा तट, और उसके ऊपर उत्तरी सिरकार, आगे बढ़ने पर उत्कल, और उसके बाद वेंगा तट। नेक्स्ट फिर हमने पढ़े अपने चैनल्स को, खाड़ियों को। तो हमने देखा कि भाई श्रीलंका और तमिलनाडु वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज के उत्तर का भाग कहलाता है पाक की खाड़ी, जबकि दक्षिण का कहलाता है मन्नार की खाड़ी, और उन्हें कनेक्ट करने वाला कहलाया पाक स्टेट। वहीं पर आपका भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल रामेश्वरम है जो कि पंबन द्वीप पर, और तलैया मन्नार द्वीप कहाँ पर है? श्रीलंका। पॉइंट कालीमरे भी आपका वहीं पर मिला। नेक्स्ट हमने इसके बाद देखे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 8 डिग्री दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, 10 डिग्री आपका देखने मिला अंडमान वाले ब्लॉक में। तो इस तरीके से हमने इन पॉइंटों को कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कोको स्टेट। कोको स्टेट को हमने देखा कोको म्यांमार और भारत के उत्तरी अंडमान या लैंडफॉल द्वीप के मध्य अवस्थित है। डुंगन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच में, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार के बीच में, माहिम क्रीक मुंबई में है। जबकि सेतु समुद्रम परियोजना क्या है? तो ये है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।